नमस्कार, मैं गिरजेश आपके अपने यूट्यूब चैनल गिरजेश एकेडमी पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एक चैप्टर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि ऑनलाइन हम लोग पढ़ाने वाले हैं। पहले इस चैप्टर को हम ऑफलाइन पढ़ा चुके हैं, जो कुछ आधा अधूरा था, लेकिन फिर इस टॉपिक को हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे और हम लोग जानेंगे कि हीट और टेम्परेचर क्या है। तो हम लोग सबसे पहले ऊष्मा की चर्चा करेंगे। किसका हम लोग चर्चा करेंगे? ऊष्मा की चर्चा करेंगे। और ऊष्मा में हम लोग इसका सबसे पहले परिचय लेंगे कि ऊष्मा होता क्या है, परिचय करेंगे। अर्थात वह भौतिक कारण जिससे हमें किसी वस्तु का ठंडा या गर्म होने का महसूस होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्मा कहेंगे। ऊष्मा एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। हम लोग परिचय में देखेंगे कि क्या है ऊष्मा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा है जो तापांतर के कारण प्रवाहित होती है। अर्थात हम लोग इसमें देखेंगे कि ऊष्मा का फ्लो एक हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होती है। जैसे अगर कोई दो वस्तु को हम लोग ले लें, एग्जाम्पल के तौर पे समझें, तो दो वस्तु ले लेते हैं, इसका नाम ए और दूसरी एक वस्तु जिसका नाम क्या है? बी है। वस्तु ए का टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड है और बी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम लोग जाहिर सी बात है देखते हैं इसमें कि ए और बी जो दोनों वस्तु हैं, ए का टेम्परेचर क्या है? इसमें बहुत ज़्यादा है और बी का टेम्परेचर कम है। अर्थात इसमें ऊष्मा का प्रवाह हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर प्रवाहित होगा। इसमें देखेंगे इसका प्रवाह तो इस तरह होगा, लेकिन ये प्रवाह कब तक होगा? इसका भी तो एक लिमिट होगा कि हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ कब तक होगा। तो आइए हम लोग जानते हैं कब तक होगा। अगर ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इनका तापमान अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए और इसका भी तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, अर्थात 70 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट का ट्रांसफर अगर 20 इसमें कर दे, ये 30-50 हो जाएगा और ये 50 और ये 50, अर्थात दोनों वस्तु का जब तापमान समान हो जाएगा तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। जब दोनों वस्तु का तापमान समान हो जाता है तो उस अवस्था को तापीय साम्य कहते हैं। फिजिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे उसको? तापीय साम्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। आगे हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं कि हीट जो है, हीट का यूनिट क्या है। जैसे एमकेएस पद्धति हुआ, सीजीएस पद्धति हुआ, एफपीएस पद्धति हुआ। तो सबसे पहले हम लोग ऊष्मा का एमकेएस पद्धति में यूनिट के चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डालेंगे ऊष्मा की मात्रक, यूनिट ऑफ हीट, ये हेडिंग डालेंगे। और इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एमकेएस सिस्टम में हीट का मात्रक क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में हीट का मात्रक क्या होता है। तो एमकेएस पद्धति में हम लोग जानते हैं हीट एक प्रकार की ऊर्जा है। अर्थात जब ऊर्जा है तो इसका मात्रक जूल होगा। तो अगर हम लोग, जूल एक वैज्ञानिक का नाम है, तो जब भी हम लोग यूनिट का नाम अगर हम लोग लिखेंगे, तो अगर एक सिंगल में लिखेंगे तो उसको कैपिटल लिखेंगे, अगर उसको पूरा नाम लिख रहे हैं तो उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन हम लोग आप लोग को बता रहे हैं
कि अगर यूनिट, कोई भी यूनिट हो, किसी भी वैज्ञानिक के नाम पे हो, अगर वो हम लोग सिंगल वर्ड में लिखते हैं तो हम सिंगल वर्ड में लिखेंगे तो हमेशा कैपिटल लेटर रहेगा, लेकिन अगर वैज्ञानिक का पूरा नाम यूनिट के तौर पे हम लोग लिख रहे हैं तो वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। दूसरी बात, ऊष्मा की मात्रा सीजीएस पद्धति में क्या लिखेंगे? कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी। कैलोरी हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि यूनिट कन्वर्जन क्या होता है, कि 1 जूल बराबर कितना कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 1 जूल बराबर कितनी कैलोरी और कितना जूल होता है। देखेंगे इसमें कि 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होता है। ये तो पहली बात, अगर 1 जूल दिया हो और कैलोरी में चेंज करना हो तो 1/2 से क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे। ठीक, उसके बाद अगर सीरीज पद्धति में देखें तो 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल होता है, जिसको हम लोग अप्रॉक्स में 4.2 जूल भी लिखते हैं। ठीक, 1 कैलोरी बराबर होता है ये। अगर 1 कैलोरी बराबर है तो 4.2 जूल हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे हम लोग अगर ज़्यादा एनर्जी की बात करेंगे तो कैलोरी को हम लोग किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर ये कैलोरी में है, ये जूल में है, तो किलो कैलोरी का मतलब किलो कैलोरी हुआ तो 1 किलो में 1000 होगा, अर्थात 4.2 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा, होगा ना। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 इंटू 10⁻³ जूल होता है। तो इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि हीट जो होता है, हीट का अलग अलग भी हम लोग मापन करते हैं। जैसे अगर हीट है तो हीट में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग मापन में करते हैं। जैसे एक सेंटीग्रेड हीट यूनिट होता है, एक ब्रिटिश थर्मल हीट यूनिट होता है, एक कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट होता है, एक थर्म होता है। जैसे अलग अलग वाइज में हम लोग इसका चर्चा करेंगे। तो हम लोग कितने हीट का पढ़ेंगे? पहला तो हम लोग पढ़ेंगे कि एक होता है CHU, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटीग्रेड हीट यूनिट, ये हो गया। दूसरा हम चर्चा करेंगे, एक होता है BTHU, इसको बोलते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और तीसरा इसको बोलते हैं CEU, इसको फुल नेम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल इंजीनियर्स यूनिट। इन लोगों को हम लोग अभी एक सीरियल वाइज से चर्चा करेंगे कि CHU क्या होता है, BTHU क्या होता है, ECU क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग, पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे कि CHU होता क्या है। तो CHU में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि 1 CHU बराबर कितना कैलोरी होता है, 1 CHU बराबर कितना जूल होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 1 CHU बराबर कितना होता है। 1 CHU बराबर 453.6 कैलोरी होता है। कितना होता है? 453.6 कैलोरी। ठीक, उसके बाद 1 CHU बराबर तो हो गया 453.6 कैलोरी। दूसरा हम लोग बात किए थे ब्रिटिश थर्मल यूनिट, तो 1 BTHU बराबर 252 कैलोरी होता है, 1 BTU बराबर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि 1 BTU तो हो गया, ये BTU क्या होता है, CHU क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसको डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसे 1 पौंड पानी का तापमान बढ़ाने पे जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम लोग बोलते हैं BTHU।
ऐसे बहुत सारे डिफिनीसन है, जैसे हम लोग टू दी पॉइंट चर्चा करेंगे। आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये सब तो यूनिट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि इस एक हो गया कॉन्टिनेंटल, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में यूज किए थे। नेक्स्ट हम लोग जनरल नहीं यूज करते हैं इस यूनिट को, जिसका नाम है थर्म। थर्म को भी हम थोड़ा जान लें कि थर्म होता क्या है। थर्म भी एक प्रकार का यूनिट है, किसका? हीट का। हीट भी थर्म का यूनिट है, लेकिन जनरली हम लोग हीट का यूनिट ऊर्जा यूज करते हैं। लेकिन बहुत सारे गैस कंपनी जैसे ONGC हुआ, ONGC गैस की कंपनी हीट को थर्म के रूप में भी प्रयोग करते हैं। क्या जानेंगे? इसके अंदर कुछ लिख लें। यह ऊष्मा की यूनिट है। ये किसका यूनिट है? ऊष्मा की यूनिट है। और एक पॉइंट और लिखते हैं, ये सामान्यतः गैस कंपनी वाले प्रयोग करते हैं। इसको सामान्यतः गैस कंपनी वाले यूज करते हैं। और हीट का सबसे बड़ा मात्रक ही थर्म होता है। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऊष्मा का प्रभाव। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग में ऊष्मा का क्या क्या प्रभाव होता है। तो ऊष्मा का लगभग निम्नलिखित प्रभाव होते हैं। तो निम्नलिखित प्रभाव में क्या क्या प्रभाव होता है? जैसे ताप का प्रभाव हुआ, आकार का प्रभाव हुआ, अवस्था का प्रभाव हुआ, रासायनिक प्रभाव हुआ, भौतिक प्रभाव हुआ, और एक होता है इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो अलग अलग प्रभाव को हम लोग यहाँ से क्रमवाइज जानेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा के प्रभाव में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी प्रभाव है। तो इफेक्ट ऑफ हीट सबसे पहला हेडिंग डालेंगे ताप परिवर्तन, टेम्परेचर चेंजिंग। आगे देखेंगे हम लोग इसमें क्या क्या होता है परिवर्तन। जानते हैं कि ताप परिवर्तन, किसी वस्तु को गर्म करने पर हम लोग ताप का ऊष्मा देंगे तो वस्तु थोड़ा सा हीट हो जाएगा, अर्थात उसका टेम्परेचर कुछ बढ़ जाएगा। अगर उसी वस्तु को किसी वस्तु से तापमान को हम लोग ले लें तो वो ठंडा हो जाएगा। तो ये सब परिवर्तन ताप के परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। दूसरा है आकार में परिवर्तन। दूसरा क्या हेडिंग है? आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन, चेंजिंग ऑफ साइज। अर्थात हम लोग जानेंगे कि आकार में क्या परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ हो, तो उसके आकार में कैसे परिवर्तन होगा। अगर कोई पदार्थ को हम लोग हीट देते हैं तो उसकी साइज और शेप में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर वो कोई ठोस है, कोई भी ठोस, जैसे मान लो आयरन है, तो आयरन को हम लोग जब अधिक टेम्परेचर देंगे तो उसका आकार में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ठोस से कहीं लिक्विड बदल जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे अगर देखेंगे आइस होता है जो बर्फ को, अगर बर्फ एक ठोस अवस्था होती है, लेकिन जैसे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएंगे तो जो ठोस अवस्था होता है वो द्रव अवस्था में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। ये सब परिवर्तन आकार परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। इसमें क्या होता है जनरली, और नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे कि अवस्था में क्या होती है परिवर्तन, जिसको अवस्था में देखेंगे तीसरा नंबर पे अवस्था परिवर्तन, इसको बोलते हैं स्टेट्स चेंजिंग।
चेंज भी लिख सकते हैं, जो भी हो। अवस्था परिवर्तन हो गया। तो अवस्था परिवर्तन में हम लोग देखेंगे कि कैसे अवस्था का परिवर्तन होता है। जैसे स्टेट का क्या हुआ, अगर मान लेते हैं कि कोई पानी है तो पानी में देखेंगे पानी का हम लोग कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होगा। जैसे पानी है, अगर पानी से उसका टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते जाएं तो उसकी पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर मान लेते हैं इस किसी बॉटल में, ये बॉटल है, इसमें पानी भरा हुआ है और हम ये बर्नर के माध्यम से, ये बर्नर है और इसके माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये गर्म कर रहे हैं। जब इसको गर्म करेंगे तो पानी तो लिक्विड अवस्था में है। जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब पहुंचेगा तो पानी गैस की अवस्था में आ जाएगा। किसमें? गैस की अवस्था में। अर्थात हम लोग देखेंगे कि पानी एक स्टेट से किस दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो गया, अर्थात लिक्विड से किस में हो गया, गैस में हो गया। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इसको इंग्लिश में केमिकल चेंजिंग, केमिकल चेंजिंग, इसका हम लोग हेडिंग डालेंगे और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि केमिकल चेंजिंग क्या होता है। जो पदार्थ साधारण अवस्था में नहीं मिलते हैं उनको हम लोग टेम्परेचर दे करके, मतलब पिघला करके, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक करके हम लोग रासायनिक परिवर्तन कराते हैं। जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो एक मटेरियल की हम लोग चर्चा करेंगे, इसका हम लोग साथ में देखेंगे कि जो पीतल होता है, पीतल 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पीतल कितनी चीज़ों से मिलकर बना है? 2 चीज़ों से। तो जो पीतल का जो मिक्सचर है, जो मटेरियल से मिला करके बना है, तो ये जो मटेरियल किस परिवर्तन के अंदर आएगा? रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगा। ये पीतल ब्रास जो होता है 2 चीज़ से मिलता है। किससे किससे? कापर से एक होता है और एक जिंक से। अर्थात कापर और जिंक को मिला करके ही हम लोग ब्रास बनाते हैं, जिसको हम लोग पीतल बोलते हैं। और ये परिवर्तन, ये ऊष्मा के परिवर्तन से ही मिलता है। ऊष्मा के परिवर्तन से कैसे मिलता है? जैसे जानते हैं हम लोग, कापर और जिंक जो दोनों होता है वो दोनों ठोस अवस्था में रहता है। जब दोनों ठोस अवस्था में रहेंगे तो आपस में रासायनिक परिक्रम तो कर नहीं पाएंगे, रासायनिक क्रिया तो कर नहीं पाएंगे। तो उनको रासायनिक क्रिया कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को पिघलाएंगे। दोनों को पिघला कर तो मेल्ट करके तो बनाते हैं किसी दूसरे मटेरियल को। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? कापर को और जिंक को मिला करके हम लोग ब्रास को बनाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो इन सारे परिवर्तन को हम लोग देख लिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विद्युत का प्रभाव। ऊष्मा के माध्यम से विद्युत का भी प्रभाव होता है। 5वां डालेंगे विद्युत का प्रभाव। इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अर्थात इसमें हम लोग देखेंगे विद्युत का प्रभाव होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग है। आज का जनरल हम लोग ऊष्मा का प्रभाव बहुत ही विद्युत के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हीटर हुआ तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और हीटर हमको क्या देता है? ऊष्मीय ऊर्जा देता है, ऊष्मीय ऊर्जा। लेकिन यहाँ एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है थर्मोकपल। इसका आप लोग नाम सुने होंगे, थर्मोकपल। और जो थर्मोकपल होता है वो सीबेक इफेक्ट के आधार पर काम करता है। अब इसका हम लोग चर्चा यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका चर्चा हम लोग डिटेल नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे कि सीबेक इफेक्ट होता क्या है। सीबेक इफेक्ट को थर्मल इफेक्ट करते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग हिंट में बता देते हैं कि सीबेक इफेक्ट होता क्या है। आइए देखते हैं सीबेक इफेक्ट।